हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री के टॉप 21 क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस सेशन को सपोर्ट किया, बहुत सारा प्यार दिया, तो मैं हर दिन इवनिंग में आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास लेकर आऊँगी। ठीक है, अगर सेशन पसंद आए सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए अब जल्दी शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया। हमें पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा नाम था वो विक्रमादित्य था। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें क्यों कहा गया था ऐसा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब उज्जैन शासकों पर विजय प्राप्त की तो उसके फलस्वरूप उनका नाम विक्रमादित्य रखा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र किस नगर को माना जाता था? तो वो नगर है उज्जैन, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र माना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों से उनके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया था? तो उनके जो साम्राज्य का विस्तार हो गया वो पश्चिमी समुद्री तट तक हो गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो वह साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर जो लेख उत्कीर्ण है, उसके जरिए हम समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जान सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण साधन है समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने के लिए। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। निम्न में से किस ऋग्वैदिक देव को अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वह देव है अग्नि। अग्नि वैसे ऋग्वैदिक देव हैं जिन्हें अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया है। किस सभा को नरिष्ट कहा जाता था, जिसका अर्थ एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे भंग नहीं किया जा सकता था? नरिष्ट का अर्थ होता है एक ऐसा प्रस्ताव जिसे भंग नहीं किया जा सकता था, तो वह है सभा। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो वह मुद्रा थी पन, जो मौर्य काल में प्रचलन में थी। जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? वो लिपि है प्राकृत लिपि, जिसमें जैन ग्रंथों की रचना हुई थी। क्लियर है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, लेकिन किसका नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। उन्हें मोहनजोदड़ो से जितने भी सामग्री तथा धातु खंड मिले हैं उससे यह पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार के धातुओं का ज्ञान जरूर था, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। वर्तमान गणित में जो दशमलव प्रणाली है उसके आविष्कार का श्रेय किस युग को प्राप्त है? तो वह युग है गुप्त युग। गुप्त युग को वर्तमान गणित में जो दशमलव प्रणाली चलती है उसके आविष्कारक का श्रेय प्राप्त है। किस युग में प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य जो है वो चरमोत्कर्ष पर था? तो वह युग है गुप्त युग। ठीक है, आपको पता ही होगा गुप्त युग को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो गुप्त युग को ही वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कारक का श्रेय भी प्राप्त है, और इस युग में ही प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? तो उनका नाम है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जो है वो हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, उनके पति थे राज्यवर्धन, और इन्होंने क्या किया कि परम सौगात की उपाधि धारण की। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? तो वह सातवाहन राजा थे सातकर्णी प्रथम, जिन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए और ऐसा करने वाले सर्वप्रथम राजा बने। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण क्या है? हड़प्पा की खुदाई से जो मेसोपोटामिया की मुहरें प्राप्त हुई, तो वो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण के लिए सबसे विश्वसनीय है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारतीय सभ्यता का सबसे प्रारंभिक चरण किसे माना जाता है? तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता का ये भारतीय सभ्यता का सबसे प्रारंभिक चरण माना जाता है। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं इसलिए डिस्क्राइब कर रही हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो है हमारा रिवीजन क्लास है। इस सेशन में हम लोग जल्दी से 21 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो उसमें किस तरह से लिखा जाता था?
तो इसमें पहले लाइन में दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता था ये, और दूसरे लाइन में क्या था कि बाएं से दाहिने की ओर लिखा जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसमें पहले लाइन में दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता था और दूसरे लाइन में बाएं से दाहिने की ओर लिखा जाता था। महायान बौद्ध धर्म में किन की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी? भौतिक जीवन की समृद्धि की देवी जो श्री लक्ष्मी है उनकी प्रतिमा की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी महायान बौद्ध धर्म में। ठीक है, किसे मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? तो वह है वत्स भट्टी और वाशुल, इन दोनों को मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वत्स भट्टी और वाशुल। कौटिल्य के अपने अर्थशास्त्र में निश्चितार्थ शब्द है एक, इसका प्रयोग उन्होंने किया है, तो यह किसके लिए प्रयुक्त है? निशिष्टार्थ जो शब्द है अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य जो चाणक्य है उन्होंने जो प्रयोग किया है, तो यह संदेश वाहकों के लिए होता था। ठीक है, कालिदास के किस ग्रंथ से शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो उस ग्रंथ का नाम है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम जो ग्रंथ है वो कालिदास ने लिखी थी और इससे शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, आई होप ये जो रिवीजन क्लास है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और बहुत सारी चीज़ें रिवाइज भी हुई होंगी आपकी। तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बात फ्रेंड्स कि मैं देखती हूँ आजकल की सेशन जैसे ही शुरू होता है लाइक से पहले डिसलाइक आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्हें ये नहीं पता कि किस टॉपिक पे सेशन होगी, उन्हें ये भी नहीं पता कि एक्सप्लेनेशन होगी नहीं होगी, कैसा सेशन होगा क्या होगा, उन्हें कुछ भी नहीं पता। बस उनका काम यही होता है कि सेशन शुरू होने से पहले डिसलाइक करना। खैर हमें उन लोगों की डिसलाइक से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जो लोग लाइक करते हैं, जो लोग शेयर करते हैं, जिन्हें हमारा सेशन पसंद आता है, बस हमें उन लोगों से ही मतलब है। तो मैं ये नहीं कहती मैं कि आप लोग बस लाइक ही कीजिए। अगर आप लोगों को पसंद आता है सेशन, अगर क्वेश्चंस पसंद आते हैं, अगर आप लोग को लगता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तभी आप लाइक कीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बट आप रीज़न होना चाहिए आपके पास कि आपको पसंद आया है या नहीं आया है। बिना देखे बिना कुछ जाने आप जो डिसलाइक कर देते हैं ये तो सही नहीं है। खैर आगे आपकी मर्ज़ी, आप लाइक करें डिसलाइक करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर ये इस सेशन को आप लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, तो मैं हर दिन इवनिंग में आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास लेकर आऊँगी। ठीक है, तो जैसा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ऐसी क्लास पर डे चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।